ऑलमोस्ट रजनीकांत इन फिल्म, ऑलमोस्ट एमजीआर इन पॉलिटिक्स। ये टैगलाइन थी इंडियन एक्सप्रेस की जिस समय तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजयकांत का निधन हुआ। दोस्तों, विजयकांत जिन्हें हम प्यार से कैप्टन कहते थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। यूँ तो विजयकांत जी के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो आज से 2 साल पहले बनाया था, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दी गई है। लेकिन आज का हमारा ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। यहाँ पर हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विजयकांत क्या शख्सियत थे, क्यों सूर्या उनकी डेथ पर रोने लगे, कैसे उन्होंने थलपति विजय के कैरियर को संभाला, और साथ ही साथ विजयकांत रजनीकांत और कमल हसन के बीच कहां पर स्टैंड करते थे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। विजयकांत तमिल सिनेमा के एक ऐसे सुपरस्टार जो रजनीकांत और कमल हसन के स्टारडम के सामने थोड़ा सा बौने रह गए, या यूं कहूं कि रजनीकांत और कमल हसन के एवज में इनकी उतनी बात नहीं हुई। अपने पूरे कैरियर में ये सिर्फ तमिल फिल्मों का ही हिस्सा रहे, जिसके चलते आउटसाइड तमिलनाडु भी इनकी पहचान बड़ी मुश्किल से हो पाई। मगर ये अपने दौर के ओनली एक्टर थे जिनकी फिल्में अमूमन तौर पर रजनीकांत और कमल हसन की फिल्मों के आगे बॉक्स ऑफिस पर चल जाया करती थी, और यही चीज उस दौर में विजयकांत के स्टारडम को साबित करने के लिए काफी है। विजयकांत की अपनी एक सॉलिड पर्सनैलिटी थी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस था। इन्हें बड़े पर्दे पर इनकी एक्शन फिल्मों के दम पर ही पहचान मिली। एक समय पर तो ऐसा कहा जाने लगा था कि आगे चलकर ये रजनीकांत साहब को भी बीट कर सकते हैं। हालांकि फिल्मी कैरियर उम्मीद के मुताबिक नहीं चला और आगे चलकर इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली, और इनफैक्ट उन्हें वहां पर भी सफलता मिली। दोस्तों, आपको बता दूं, एमजीआर के बाद बहुत ही रेयर एक्टर्स को पॉलिटिक्स में सफलता मिली थी और विजयकांत उनमें से एक एक्टर रहे। इसीलिए विजयकांत को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि वे फिल्मों में लगभग रजनीकांत और पॉलिटिक्स में लगभग एमजीआर थे। दोस्तों, एक समय था जब साउथ फिल्मों का उनके ओवर द टॉप एक्शन और उनके इलॉजिकल सीन्स के चलते काफी मजाक बनता था। इसमें तेलुगु एक्टर्स की बात करें तो नंदमुरी बालाकृष्ण सबसे आगे रहे। वहीं तमिल फिल्मों की बात करें तो एक्टर थे विजयकांत। हमेशा से इनके एक्शंस और इनके सीन्स का मजाक बनता रहा। इसका उदाहरण इस समय आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन विजयकांत को उनके इसी तरह सीन्स के चलते काफी सराहना मिली और फैंस उन्हें इसी तरह के अवतार में देखना पसंद करते थे। विजयकांत के एक्शन को अपने जमाने में खूब पसंद किया गया। इनकी खासियत ये थी कि ये एक्शन करते करते दमदार एक्टिंग भी करते थे, और ओवर द पीरियड विजयकांत की एक जबरदस्त फॉलोइंग बन गई। विजयकांत और रजनीकांत, दोस्तों, ये तमिल सिनेमा के दो बहुत बड़े नाम रहे, और इनफैक्ट इनके नाम में भी सिमिलरिटी है। इतना ही नहीं, इन दोनों में कई सारी चीजें कॉमन रहीं, जैसे कि ये दोनों एक्टर डार्क स्किन टोन के हीरो थे। दोनों सुपरस्टार्स की अपनी एक मास अपील रही, और इनफैक्ट कई बार तो इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे से क्लैश भी हुई। इसमें साल 1992 का पोंगल क्लैश आज भी याद किया जाता है, जो कि अपने समय तक का मोस्ट सक्सेसफुल क्लैश था। उस समय एक तरफ रजनीकांत साहब की मूवी मन्नान रिलीज हुई, तो वहीं दूसरी तरफ विजयकांत की मूवी चिन्ना गाउंडर रिलीज हुई थी। यूं तो ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन ओवर द पीरियड चिन्ना गाउंडर की सफलता काफी आगे निकल गई। इस फिल्म को कल्ट स्टेटस मिला। आपको बता दूं, रजनीकांत विजयकांत से सीनियर रहे। इवन लेट 70s में जब विजयकांत ने अपना डेब्यू किया, तब तक रजनीकांत एक एक्टर के तौर पर एस्टैब्लिश हो चुके थे। दोस्तों, रजनीकांत के आने से पहले तमिल सिनेमा में एक मिथ था कि कभी भी डार्क स्किन टोन वाले एक्टर को स्टार स्टेटस नहीं मिलता और पब्लिक कभी भी एक हीरो के तौर पर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। मगर रजनीकांत ने 1978 की फिल्म से इस मिथ को तोड़ दिया। इनकी मूवी रिलीज हुई थी भैरवी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज ब्लॉकबस्टर रही, और रजनीकांत को यहीं से स्टार स्टेटस मिला। इसी के साथ विजयकांत को भी हिम्मत मिली और उन्होंने भी फिल्मों में आने का मन बना लिया। शुरुआती दिनों में जब विजयकांत मेकर्स के पास काम मांगने जाते, तो वे बहुत हद तक रजनीकांत को कॉपी करने की कोशिश करते, उन्हीं की तरह हेयर स्टाइल रखते और हूबहू उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते, जिसके चलते इनिशियल स्टेज में इन्हें काफी रिजेक्शन भी मिला। इसके बाद इन्होंने अपना स्टाइल इजाद किया और खुद को स्टैब्लिश करके दिखाया। विजयकांत के फिल्मों में आने का रीजन थे सुपरस्टार एमजी रामाचंद्रन साहब। बचपन इन्हीं की फिल्मों को देख देख कर बीता। इनफैक्ट कहा जाता है कि इन्होंने एमजीआर सर की 1965 में रिलीज हुई मूवी इग्नो विट्टई पिल्ली को 70 से अधिक बार देखा, और उसी से प्रभावित होकर इन्होंने भी एक्टिंग का मन बना लिया था। इनका असली नाम था नारायण विजयराज अलगर स्वामी। रजनीकांत उन दिनों काफी सुर्खियों में थे, इसलिए इन्होंने अपने नाम विजय में कांत लगाकर ये बन गए विजयकांत। ये एमजी रामाचंद्रन साहब से इतना प्रभावित रहे कि इन्होंने उन्हीं की तरह अपने क्रू मेंबर्स का ध्यान रखना शुरू कर दिया। ये उनके भोजन का प्रबंध करते और काफी सारी सोशल एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहते। एक बार जब ये ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और इन्हें पता चला कि इनके क्रू मेंबर्स ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो इन्होंने लिटरली ट्रेन की चैन को खींच दिया और सबसे पहले क्रू मेंबर्स के लिए भोजन का प्रबंध किया।
ये सारी चीज़ें विजयकांत के लिए सम्मान बढ़ाने का काम करती रहीं। आगे चलकर एमजीआर साहब की तरह ये भी पॉलिटिक्स में उतरे और इन्हें पॉलिटिक्स में सफलता भी मिली। AIMDK की तरह इन्होंने अपनी पार्टी बनाई DMDK। राजनीतिक दौर में ये बहुमुखी रहे और कई बार संसद में इनकी जयललिता जी से नोक-झोंक भी हुई। ये खुले मंच पर बेबाकी से कुछ भी बोल जाते और इनफैक्ट एक बार तो इन्होंने रजनीकांत साहब पर भी टिप्पणी करी थी और इन सब चीज़ों के चलते विजयकांत को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला है। विजयकांत ने अपने कैरियर में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। खास बात यह थी कि विजयकांत को रजनीकांत और कमल हसन की तरह बड़े बैनर्स और बड़े डायरेक्टर्स का कभी भी साथ नहीं मिला। इनकी ज़्यादातर फिल्में छोटे और नए मेकर्स के साथ रही। इसके बावजूद विजयकांत ने खुद को एस्टैब्लिश करके दिखाया। ये वही विजयकांत थे जिन्हें इनके डार्क स्किन टोन के चलते इनिशियल डेज में राधिका, शरद कुमार, सरिता, अंबिका और राधा जैसी एक्ट्रेस ने इनके साथ स्क्रीन तक शेयर करने से मना कर दिया था। कई फेलियर और कुछ फिल्मों में साइड और निगेटिव रोल करने के बाद फाइनली साल 1980 की फिल्म धूर्ता ईदी मुजक्कम इनके कैरियर की टर्निंग आउट फिल्म साबित हुई। इसके बाद फिर 80 और 90 के दशक में विजयकांत ने धूम मचा के रख दिया। थलपति विजय के पिता S.S. चंद्रशेखर की मूवी सत्यम ओरू इरुथुराई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और इस फिल्म ने विजयकांत को उस दौर के टॉप कमर्शियल हीरो की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। साल 1984 वो साल था जब विजयकांत की एक साल में टोटल 18 फिल्में रिलीज हुई, जो कि उस समय तक एक रिकॉर्ड था और उस समय तक किसी भी तमिल एक्टर की एक साल में इतनी फिल्में रिलीज नहीं हुई थी। तमिल सिनेमा की पहली 3D फिल्म भी इन्हीं के नाम पर दर्ज है। ये फिल्म थी अन्नई भूमि। दोस्तों, तमिल सिनेमा में अक्सर ये देखा गया था कि बड़े सुपरस्टार्स की 100वीं फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती थीं। रजनीकांत और कमल हसन ऑलरेडी मात खा चुके थे। बहरहाल विजयकांत की 100वीं फिल्म थी कैप्टन प्रभाकरन और ये फिल्म साल 1991 में रिलीज हुई। रिलीज के साथ ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा के रख दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज ब्लॉकबस्टर रही और यहीं से विजयकांत को कैप्टन विजयकांत कहा जाने लगा, क्योंकि फिल्म में इनके किरदार का नाम था कैप्टन प्रभाकरन। इसके बाद ये भी देखा गया कि उस दौर में जितने भी बच्चे पैदा हुए उनके ज़्यादातर नाम प्रभाकरन इन्हीं के नाम पर रखे जाने लगे। विजयकांत ने थलपति विजय के फादर S.A. चंद्रशेखर के साथ टोटल 17 फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि S.A. चंद्रशेखर विजयकांत की आंखों से काफ़ी प्रभावित थे। S.A. चंद्रशेखर की मोस्टली फिल्में इन्हीं के साथ थीं। आगे चलकर जब S.A. चंद्रशेखर ने अपने बेटे थलपति विजय को लॉन्च किया तो उनकी डेब्यू फिल्म निरक्कू नेर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि फिल्म के डायरेक्टर और थलपति विजय के फादर यानी कि S.A. चंद्रशेखर कर्ज में आ गए। अगली बार जब पिता S.A. चंद्रशेखर ने थलपति विजय के लिए दूसरी फिल्म बनानी चाहिए तो उस फिल्म में विजयकांत को भी कास्ट किया गया। ये फिल्म थी सिंथूरा पांडे। इस फिल्म में विजयकांत थलपति विजय के बड़े भाई के रोल में नजर आए। फिल्म के पोस्टर पर विजयकांत की बड़ी बड़ी फोटो लगाई गई ताकि थलपति विजय ना सही लेकिन विजयकांत के चलते लोग थिएटर में आए और ऐसा हुआ भी। फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही और थलपति विजय को अपनी पहली हिट फिल्म भी मिली। अभी जब विजयकांत सर का फ्यूनरल था तो वहां पर थलपति विजय पहुंचे और उन्होंने लास्ट रिचुअल्स में पार्टिसिपेट भी किया। दोस्तों, तमिल सुपरस्टार सूर्या को शुरुआती दिनों में बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिल रही थी। इसके बाद इनकी चौथी फिल्म थी पेरियन्ना और सूर्या स्टारर इस फिल्म में विजयकांत एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए नजर आए। इनकी मास अपील इतनी थी कि पोस्टर में इनके होने से ऑडियंस थिएटर पहुंची और इस तरह सूर्या को भी अपने कैरियर की पहली सोलो सक्सेस इन्हीं के दम पर मिली। विजयकांत सूर्या को छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे और पहले दिन जब विजयकांत सूर्या से मिले तो उन्हें अपने पास बिठाया और भोजन भी कराया। यही वजह थी कि सूर्या जब अंतिम यात्रा में पहुंचे तो रोने लगे। विजयकांत तमिल इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर थे जिन्हें पुलिस रोल में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। अपने पूरे कैरियर में 2 दर्जन भर से ज़्यादा इन्होंने पुलिस ऑफिसर वाले रोल प्ले करे और मेजॉरिटी में इनकी फिल्में पेट्रियाटिक हुआ करती थीं। जिस तरह बॉलीवुड में सनी देओल की इमेज है ठीक उसी तरह विजयकांत की भी तमिल सिनेमा में पहचान है। इनफैक्ट विजयकांत की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है जिसका नाम है वल्ला रासू। इस फिल्म को एन महाराजन ने डायरेक्ट किया था। आगे चल के इस फिल्म को बॉलीवुड में रीमेक किया गया और ये फिल्म थी इंडियन। फिल्म को एन महाराजन ने ही डायरेक्ट किया और सनी देओल ने यहाँ पर विजयकांत के रोल को ही रिप्राइज किया था। दोस्तों, तमिल सिनेमा का अपना एक एसोसिएशन है जिसका नाम है नाडिगर संगम। इसे 1952 में बनाया गया था जिसका उद्देश्य था फिल्म, टीवी और एक्टिंग से जुड़े लोगों को सपोर्ट देना और फिल्म इंडस्ट्री को सुचारू रूप से चलाना। लेट 90s तक नाडिगर संगम एसोसिएशन कर्ज में आ चुकी थी। अर्ली 2000 में विजयकांत अनअपोज तरीके से नाडिगर संगम के प्रेसिडेंट बने। इसके बाद इन्होंने ओवरसीज मार्केट में स्टार्स को लेकर इवेंट ऑर्गेनाइज कराने शुरू कर दिए। बड़े बड़े स्टार्स ओवरसीज में जाकर परफॉर्म करते जिससे नाडिगर संगम का कर्ज खत्म हुआ और अपेरेंटली ये एसोसिएशन प्रॉफिट में आ गई।
इसे विजयकांत की एक उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है और इनका इसके चलते काफ़ी सम्मान भी किया गया। कहा जाता है जब ये रजनीकांत साहब को ओवरसीज इवेंट में इनविटेशन देने पहुंचे तो वे उनके सामने जमीन पर बैठ गए। ऐसा इन्होंने इसलिए किया ताकि वे रजनीकांत के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर सकें। मशहूर कॉमेडियन वादी वेल्लू को विजयकांत ने स्टार्टिंग फेज में खूब सपोर्ट किया और विजयकांत की अमूमन हर फिल्म में वादी वेल्लू होते थे, लेकिन आगे चलकर ये दोनों कट्टर दुश्मन बन गए और इनकी खबर ने मीडिया में भी काफ़ी चर्चा पकड़ी। दरअसल हुआ ये कि साल 2005 में वादी वेल्लू को लेकर एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था इमसाई अरासन। इससे फिल्म की शूटिंग के दौरान वादी वेल्लू और फिल्म के ड्रेस डिजाइनर के बीच झगड़ा हो गया और वादी वेल्लू ने फिल्म की शूटिंग पर जाना बंद कर दिया। फिल्म के प्रोड्यूसर नाडिगर संगम पहुंचे जिसके हेड थे उस समय विजयकांत। पहले तो मेकर्स ने वादी वेल्लू से रिक्वेस्ट करी, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्हें जीप में भरकर नाडिगर संगम के ऑफिस ले जाया गया। इसके बाद वादी वेल्लू ने फिल्म की शूटिंग तो कंप्लीट करी, लेकिन यहीं से वादी वेल्लू और विजयकांत की दुश्मनी का बीज पड़ चुका था। साल 2008 में वादी वेल्लू के घर पर कुछ लोगों ने पथराव किया। इसका सीधा सीधा जिम्मा वादी वेल्लू ने विजयकांत पर ठहराया और उस समय इन्होंने विजयकांत के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी किया। साल 2011 के चुनाव में वादी वेल्लू ने डीएमके पार्टी की तरफ से प्रचार किया और विजयकांत की पार्टी डीएमडीके के खिलाफ खड़े हो गए। प्रचार के दौरान वादी वेल्लू ने विजयकांत को कई बार टारगेट किया। उन्होंने इतना तक कहा कि इस चुनाव के दौरान उनका एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि विजयकांत की पार्टी को हराना। हालांकि इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा। विजयकांत भारी मतों से जीते और अपोजिशन के एक प्रमुख लीडर बनकर उभरे। खैर, सशक्त छवि वाले मुखर और प्रतिभावान कैप्टन विजयकांत अब हमारे बीच नहीं रहे। 28 दिसंबर 2023 को 71 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो चुकी है। ये था हमारी तरफ से उनके लिए एक ट्रिब्यूट वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो आप किस एक्टर के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।